Hello everyone, welcome to this channel. I'm your mentor Khan sir. Once again, I'm just going to discuss the topic reading comprehension. और आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है structure of questions. क्योंकि we have already discussed the types of RC, the types of questions. We have already discussed. We have already gone through lots of points over there. Now we will discuss the structure of questions. So it's very important as far as the RC is concerned. So I'm just talking about how it would be useful for your examinations and how you can just approach the RC while reading or taking its questions. So we will just learn that how you would be able to solve that one within a span of time. And the important part is that the structure of the RC is very important. Until unless you know that one, it would be a little bit difficult for you while solving the paper, right? So the problem which the problem will be raised over here, and we will just shout at the problem, and we will learn the structure. It's very important, the structure of the questions, right? क्योंकि अगर स्ट्रक्चर्स का नहीं जानते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा हुआ है तो उससे हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टाइप्स है, and because we have already discussed lots of types of the questions, so it's very important to learn that what kind of structure would be over there which would be relevant to that particular types of the questions, right? So let's we begin. start करते हैं आज का सेशंस. तो हमारे पास में जो पहला जो स्ट्रक्चर आ रहा है किस तरीके का होगा और किस टाइप से होगा ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं. नाउ तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लेट अस लुक द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस आस्किंग द अबव मेंशन टाइप्स. जो हम लोगों ने टाइप्स देखा था, तो पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो टाइप था वो फैक्चुअल क्वेश्चन थे. तो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते क्या है? जो फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड होते हैं. तो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन से कैसे रिलेट करेंगे? फैक्चुअल क्वेश्चंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है. फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कहां से? तो आपके साइंस बेस्ड क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि हाँ सोशल साइंस से नहीं आ सकता है या फिर आपके बिजनेस वैसे नहीं आ सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा साइंस बेस्ड क्वेश्चंस में. तो आइए इसका हम लोग देखते हैं. तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर सके हैं कि व्हाट इज फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ दैट वन. So once again, I'm just going to read it out and you will just understand that one. So these questions are based on the straight facts provided in the passage and can be like. कैसा हो सकता है? For example, कोई मेथड्स दिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कोई मेथड दिया हुआ है या कोई वेज है या किसी प्लेस का नाम है या कितने टाइप से वहां पे यूज किए हुए हैं कोई भी पॉइंट्स, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं. एंड डायरेक्टली इट विल बी लाइक what are the two methods mentioned in the mentioned by the authors for analysis. तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे. वहां पे डायरेक्टली यू हैव टू हिट द टू मेथड्स, राइट? व्हाट आर दे? टू मेथड्स. यहाँ पे दिया हुआ है टू मेथड्स, राइट? तो वहां पे जो भी टू मेथड्स होगा वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा. ना नेक्स्ट, which institute? Now it's talking about the name of the institute. Which institute provides the base for research for neurological diseases? तो अब यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के लिए जो ऑथर ने मेंशन किया होगा द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपके 4-5 ऑप्शन में, उसमें से एक को सेलेक्ट कर लेना होगा. तो ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा. काफी आसान होता है, लेकिन ये आपको जो होगा वो पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद ही ये समझ में आ सकता है. लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चंस को पहले रीड कर लेते हैं. ये स्टेप्स मैं बाद में बताऊंगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए. अभी तो हम लोग थॉरली देख रहे हैं. आपको वन में मैंने पूरे के पूरे डिस्क्राइब कर दिया था कि पैसेज होना कैसा चाहिए था. सेकंड में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और थर्ड में हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस क्या क्या होगा, जिससे हम ये जान सके कि हाँ ये कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का से बना हुआ है, राइट? तो इससे हम लोग समझ पाएंगे कि हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. तो आपने देख लिया कि फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे होता है. व्हाट आर द 2 मेथड्स, 3 मेथड्स, 4 मेथड्स, ये सब हो सकते हैं. विच इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज और सेक्शंस, जो भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होगा और ये आसानी से मिल सकते हैं आपके पैसेज पे. चलिए नेक्स्ट टाइप्स हम लोग देखते हैं इन्फेरेंस. जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि ये इन्फरेंशियल क्वेश्चन जो होता है वो क्या पूछता है? वो पूछता है आपसे जो अनस्टेटेड होगा, जो आपके पैसेज में दिया नहीं होगा, लेकिन उसके बेसिस पे, उस प्रीमाइसेस के बेसिस पे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और सपोर्टिंग एविडेंसेस के बेसिस पे आपको वहां से इन्फ्रेंस क्वेश्चंस निकालना होगा. सपोज कि आपको कोई भी चीज दिया हुआ है इन्फ्रेंस क्वेश्चन से रिलेटेड,
कि जैसे मैं एक एग्जांपल पुट करने की कोशिश करूंगा, एक्स आई मीन एक क्वेश्चन है, मैं आपको वहां पे लिख दे रहा हूँ। सपोज करो कि एक्स वाई जेड पार्टी ने डिसाइड किया है कि वो अब फोर्थ कमिंग इलेक्शन में एबीसीडी को वोट नहीं करेगा। एक्स वाई जेड पार्टी हैज डिसाइडेड नॉट टू वोट फॉर एबीसी फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्शन। तो अगर एक्स वाई जेड पार्टी ने डिसाइड किया है, और कह सकते हैं कि क्वेश्चन भी लाइक दिस वन कि 80% वोटर्स लाइक दिस वन, 80% वोटर्स ने कहा है कि मैं एक्स वाई जेड पार्टी को अगले इलेक्शन में एक्स वाई जेड पार्टी को वोट नहीं करूंगा। तो अब इससे इन्फ्लुएंस तात्पर्य क्या निकल रहा है, जरा ये बताइए। तो पहला अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट 2 3 4, पहला बोलता हूं कि एक्स वाई जेड पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। एक्स वाई जेड पार्टी विल नॉट विन द इलेक्शन। अब सेकंड में आता है कि एक्स वाई जेड पार्टी विल नॉट मेक गवर्नमेंट। और थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई जेड पार्टी विल नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। फोर्थ में है ऑल ऑफ द अबव, एंड फिफ्थ में है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द। देर समझ लो आराम से। एक्स वाई जेड पार्टी ने डिसाइड किया है, क्वेश्चन में भी मैं लिख देता हूं यहां पे, आई एम गोना राइट दिस वन। क्वेश्चन है एक्स 80% वोटर्स will not vote for XYZ party। तो X लिखा हुआ है 80% वोटर्स will not vote for XYZ party in forthcoming election। Just understand. So 80% voters have already decided not to vote XYZ party in forthcoming election। आगे के जो भी आपको XYZ पार्टी ने जो बोला है कि वो वोट नहीं करेगी, तो इसका तात्पर्य क्या क्या निकलता है भाई। पहला तो जान लो कि 80% ने कहा है, व्हाट एवर द 20% which is not mentioned in that पैराग्राफ। तो 80% ने कहा है, 20% का कुछ नहीं है। तात्पर्य तो निकलता है कि भाई 80% ने कह दिया है नहीं करेगी। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, एक्स वाई जेड पार्टी विल नॉट विन द इलेक्शंस। देखो अगर ये इसने कहा है कि एबीसी को वो वोट नहीं करेगी, सो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्टी है एबीसी, तो 80% वोटर्स सेड दैट दे विल नॉट वोट फॉर एबीसी, किसी भी पार्टी को या एक्स वाई जेड पार्टी को वो वोट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 80% जो है वो, तो अगर किसी को भी ना करे, चाहे एक्स वाई जेड को ना करे या एबीसीडी को ना करे या बीसीडी को ना करे, तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट एवर द 20% ने तो कुछ नहीं कहा है ना। एबीसी, सपोज कि मैंने बोला कि एक चॉकलेट है, राइट, 80% इसका चूहा खा गया, व्हाट एवर द 20%, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, राइट। लेकिन इसके बारे में क्या मेंशन हो सकता है कि अगर 80% ने कहा है कि वो एक एक्स वाई जेड पार्टी को वोट नहीं करेगी, क्या ये कहा गया है कि 80% और किसी को करेगी, एबीसीडी को करेगी? नहीं कहा गया है। और ये भी नहीं कहा गया कि 20% क्या करेगी, 20% क्या एक्स वाई जेड पार्टी को वोट करेगी? तो नहीं करेगी। तो तात्पर्य क्या क्या निकलता है, आइए देखते हैं। अगर एक्स वाई जेड पार्टी को वोट नहीं किया जाएगा 80% वोटर्स के द्वारा,
तो XYZ पार्टी विल नॉट विन द इलेक्शन। यस, 99% चांसेस यही है कि विन नहीं करेगी, 99% चांसेस तो यही है कि विन नहीं करेगी। लेकिन 1% चांसेस हो कि 80% किसी को भी वोट ना करे और 20 के 20 XYZ पार्टी को वोट कर दे, तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ विनिंग। यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो बनती है कि हाँ XYZ पार्टी जीत सकती है, क्योंकि 80% किसी को भी वोट नहीं किया, XYZ को भी नहीं किया, ABC को भी नहीं किया, और 20% बारे में भी बात नहीं है, तो 20% हो सकता है कि XYZ पार्टी को पूरा का पूरा दे दे। तो ये भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी तरीके से XYZ पार्टी विल नॉट मेक गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है और नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं XYZ विल नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, तो ये तो बात सही है। 80% अगर वोटर्स ने कहा है कि वो XYZ पार्टी को वोट नहीं करेगी, अब 80% ABCD को करती भी है या नहीं भी करती है, और 20 का 20 XYZ पार्टी को पूरा का पूरा कर देती है, फिर भी ये वाला ट्रू है। अब XYZ पार्टी को वो जीत भी जाए या नहीं जीते, दोनों ही टर्म में इसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट वुड बी द इन्फ्रेंस मतलब कि ऑफ दिस पैसेज, तो तात्पर्य क्या निकला, जिसमें कि 100% ट्रू हो, राइट। तो 100% ट्रू क्या बात है कि XYZ पार्टी विल नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स वेदर इट विन द इलेक्शन और नॉट, राइट। तो XYZ पार्टी को मेजॉरिटी, यही आपका इन्फ्रेंस होता है, विच इज नॉन स्टेटेड, मतलब कि वो लिखा हुआ नहीं है उसमें, लेकिन वहां से आपको निकाल के लाना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द इन्फ्रेंस। तो ऐसे सारे बहुत सारे आपके पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। आइए इस चीजों को इरेज करते हैं और इस पे हम लोग चलते हैं। तो inference question might be look like, based on the information given in the passage, it can be reasonably inferred that government is thinking of finalizing which of the following proposal। ऐसे होगा, inferred लिखा हुआ होगा उसमें। The author of the passage would be most likely to agree with which of the following statement। Most likely means what? That would not be mentioned over there। Definitely this would be doldrum, and you know such kind of a question may puzzle you, that it is not mentioned, sir, whatever the question is asking, but at that point is not mentioned over there। So at that point of time just you have to think, क्या करना है, वहां पे सोचना है कि क्या क्या उससे इन्फर्ड निकाला जा सकता है, which would be the 100% true, right। उसमें थोड़ा सा भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा मतलब कि सिचुएशन नहीं होना चाहिए जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन का जो टाइप्स हो सकता है, मतलब कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर्स हो सकता है। द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड मोस्ट लाइकली अग्री विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देख लीजिए ये आपके टाइप्स हो सकते हैं। व्हाट इज मेंशन ओवर देयर, द वर्ड इन्फर्ड विल बी मेंशन। तो यू कैन इजीली ड्रॉ दैट दिस क्वेश्चन वुड बी बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन वुड बी इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन, राइट। और मोस्ट लाइकली और most likely agree, right now these kind of statement, if it be mentioned in the passage, means that will be related to the inference, right? Inference type questions. The trick to solve inference questions is to stick closely to the wording of the passage, right, and to keep your logic very clearly, right? Inference are the statements that must be true based on the facts, must be true based on the facts. There are common questions seen in the examinations where reading comprehension is important, like CAT, ZMAT, IFT, right ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। माय डियर, इसको प्रैक्टिस जब करेंगे न्यू सेशन में, हम लोग एक सेशन और बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास में काफी मतलब व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, सर इसको और भी इलैबोरेट करके बताने की कोशिश। तो मैं जहां तक हो सकता है इसको इलैबोरेट कर रहा हूं। जहां भी आपको लोगों को प्रॉब्लम लगती है प्लीज कमेंट करो यार, देखो उसमें और पढ़ने की कोशिश करो, निकालो उसमें से कुछ प्रॉब्लम लगता है, प्रॉब्लम निकालो, सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन निकालो, लेकिन कर डालो, बेकार का मत देखो इस चीजों को, राइट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो दो अभी तक कराया, एक फैक्चुअल था, दूसरा था इन्फ्रेंस। द थर्ड वुड बी अप्लाइंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर आ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। देखो तो अप्लाइंग इंफॉर्मेशन क्या, दिस क्वेश्चन था स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस टाइप्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है अप्लाइंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता है कि ये इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है या फिर ये अप्लाइंग इंफॉर्मेशन होगा। दे रिक्वायर यू टू फिगर आउट व्हाट द पैसेज स्टेटेड, जो स्टेटेड किया हुआ है उसमें बताया हुआ है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड देन अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन टू आंसर चॉइसेस।
उसी इंफॉर्मेशन को आंसर चॉइसेस में अप्लाई करो। अप्लाई करना है, खोजना नहीं है, अप्लाई करना है। चॉइस दैट कंटेन न्यू इंफॉर्मेशन, जो नया इंफॉर्मेशन से रिलेट करता होगा। दीज क्वेश्चन डू नॉट अपीयर्स एज फ्रीक्वेंटली एज द प्रीवियस 3। जो भी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अभी तो किया है, मतलब कि 2 ही किया है, सॉरी, उसमें हम लोगों के ये मेंशन नहीं है। और सम पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ द टाइप्स इंक्लूडिंग, जैसा कि ऐसा होता है, ये जहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट सिमिलर, यहाँ पे ये नहीं होगा मोस्ट लाइकली, दैट विल बी, आई मीन सॉरी, इन्फ्रेंस से रिलेटेड नहीं है, मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट सिमिलर दोनों दिया रहेगा। लेकिन आपको बस ध्यान देना है कि दिस वुड बी द, दिस मे बी द अप्लाइंग इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट सिमिलर to the economic situation described in the second paragraph? It would be mentioned like this one. Or the policy referred, yeah, not inferred, referred, yahan diya hua hai, the policy referred in the paragraph is most likely to suit which fact, I mean sector from the following. इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखता है कि you need to take the same approach of this type of questions as you take with inference question. देखो मैंने पहले भी बताया कि inference question से थोड़ा सा, मतलब कि दोनों में क्या होता है, दोनों में एक ही चीज पूछ रहा है, इन्फ्रेंशियल होगा और अप्लाइंग इंफॉर्मेशन, बोथ वुड बी कॉमन, दोनों ही हो सकता है, उस वो भी स्टेटेड नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें यह करना पड़ता है कि जो आपको इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, वो इंफॉर्मेशन से मैच करता हुआ ही चॉइस आपको मिलना होगा। वो इन्फ्रेंशियल नहीं होगा, तात्पर्य नहीं निकालेंगे, उससे मैच करता हुआ होगा। मतलब कि यू हैव टू अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन टू द आंसर चॉइस। तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा किस किस तरीके से, जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर, तो उसमें आराम से क्लियर ये भी पॉइंट हो जाएगा। हाउएवर इट विल रिक्वायर एन एबिलिटी टू मेकिंग अ लार्ज लॉजिकल कंक्लूजन। These questions test your ability to recognize the structures of an argument or an idea and then apply the same structure in a different context. तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सिमिलर, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इस ये भी आपको इन्फ्रेंस की तरह ही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्फ्रेंस में बिल्कुल भी आपको वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जबकि अपने आइडियाज को अप्लाई करने पड़ते हैं, और यहाँ पे उसके इंफॉर्मेशन को उस चॉइस से मैच करा करके ही आंसर लाना पड़ता है। दैट इज द थिंग्स। हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप का होता है। पहले आप क्वेश्चन देख लो, देन वी विल जस्ट गो फॉर द सैंपल पेपर। नाउ द नेक्स्ट मेन आइडिया क्वेश्चन, ये तो भाई है सेंट्रल आइडिया। इसको भी हम लोगों ने देख लिया था कि सेंट्रल आइडिया को करना कैसे होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। सेंट्रल आइडिया में वही जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, दीज क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड द बेसिक थीम ऑफ द पैसेज। सारा सेंट्रलाइज्ड होगा भाई, कि सारा चीज उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, चारों तरफ एक पॉइंट की तरफ, राइट। सेंट्रल आइडिया जैसे कि ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ वो घूमता रहेगा, यही सेंट्रल आइडिया है भाई। हम लोगों ने बोला कि हाउ टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, चलो भाई बोलते हैं कि हाउ टू चेंज द एजुकेशन, यही सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया मिल गया अपन लोगों को, और उसके बाद हम लोगों ने किया अप्लाइंग इंफॉर्मेशन, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसमें सारे चीज डालते गए, तब जाकर के ये एक मेन आइडिया जो है ना, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग आइडिया बन पाया। तो बहुत सारे फैक्ट्स फिगर डालने से, सपोर्टिंग एविडेंस डालने से, ये सब सारी चीजें डालने से मेन आइडिया क्वेश्चन, तो ये राउंड घूमता रहता है। तो मेन आइडिया क्वेश्चन क्या है, दीज क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड द बेसिक थीम ऑफ द पैसेज। यू नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया और concept which the passage is fixed about. In most cases the main idea will be expressed in 1 or 2 sentences in the first paragraph. मैंने पहले भी बताया था वहां पे कि इलैबोरेट करके, मेरे प्रीवियस वाले आप जो पैसेज के वीडियोस हैं उसको जाकर के आप लोग देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ओकेजनली इट मे बी एक्सप्रेस इन द फाइनल पैराग्राफ, कभी कभी ऐसे भी होता है कि फाइनल पैराग्राफ में आपको मिलेंगे, और रेयरली इन एन इंटीरियर पैराग्राफ, बहुत ही कम बीच में मिलेंगे। शुरू में ही पकड़ में आ जाएगा कि ओके दिस इज द मेन आइडिया, राइट, यही मेन आइडिया है, इसके एग्जांपल्स हैं, ये इलैबोरेट कर रहे हैं। इलैबोरेशन होगा मेन आइडिया, और जिसको टॉपिक स्टेटमेंट बोलते हैं, मेन आइडिया होगा टॉपिक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, उसके बाद इलैबोरेशन होगा, उसके बाद आपके बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर एग्जांपल्स दे रहेंगे। समटाइम्स द मेन आइडिया इज नेवर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, आराम से नहीं लिखा रहेगा भाई। इफ यू कैन नॉट लोकेट अ क्लियर थिंग, it is usually helpful to go through the passage and determine how it gets and drive from the first paragraph to the final. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वहां भी बताया था कि अगर आपको मेन आइडिया से समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल से जाओ। अगर एग्जाम्पल्स आपको अगर एग्जाम्पल मेन आइडिया नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से मेन आइडिया समझो, और अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो मेन आइडिया से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। वहां पे मैंने
फर्स्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये चीज बताई है आप लोगों को। तो अब आते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसका भाई टाइप्स क्या होता है। विच अब एकदम आप आराम से इसको पकड़ लोगे कि किस टाइप का होता है। तो बोल रहा है कि टिपिकल मेन आइडिया क्वेश्चंस लुक लाइक एज फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। देखो वर्ड लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब उसमें से ऑप्शन दिया रहेगा भाई 1 2 3 4 5, वही आपके ऑप्शंस में से उसको पिक करना है कि व्हाट विल बी द सेंट्रल आइडिया। बट ये कहां बताया जा रहा है, पहला तो जनरली आपको दिया रहेगा पहले ही पैराग्राफ में सेंट्रल आइडिया, या फर्स्ट 2 लाइंस में ही दिया रहेगा कि ये पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है भाई, बता देगा कि हाँ हमने देखा था कि हाँ मैक्सिको सिटी में क्या वाटर शॉर्टेज हो रहा था, तो पहले ही 2 लाइन से पता चल गया था टॉपिक स्टेटमेंट से। तो प्रीवियस आप लोग वीडियो देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। Which would be the most appropriate title for the content of the passage? अब टाइटल में मेन आइडिया से रिलेटेड टाइटल भी पूछा जा सकता है, लेकिन टाइटल का वीडियो मैं अलग बना करके उसको दूंगा। टाइटल, टोन और आपके सेंट्रल आइडिया के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा। व्हाट विल बी द सेंट्रल आइडिया, टाइटल एंड इसको कैसे करते हैं, इसको सैंपल पेपर से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली समराइज द पैसेज। So summarize the passage, what it is talking about means until unless, मतलब आपने जब तक उसको देखा नहीं होगा तो आप उसको समझ ही नहीं सकते हो। पूरा पैसेज को पढ़ो, पूरे पैसेज को समझो और उसको समझने के बाद समराइज करो। मीन्स व्हाट, कि वही आपको मेन आइडिया पूछने जाए। समराइज का कब होगा, जब उसके बीच में, जनरली जब बीच में आपको मेन आइडिया दिया रहेगा ना, तो समराइज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The paragraph can best be described as which of the following। इन सब क्वेश्चन के नीचे 5-5 आपके ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको देखना होगा कि व्हाट आर द सेंट्रल आइडिया, और क्वेश्चन को समझने के बाद आप तुरंत में उसको, जैसे कि मेन आइडिया क्वेश्चन है, जनरली आप कहां पे देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आप देख रहे हो तो उसके बाद स्विच कहां करना है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ में करना है, या फिर 90% फर्स्ट पैराग्राफ में एंड 10% 8% आपको अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको कंक्लूजन में, अगर कंक्लूजन में नहीं मिलता है तो आपको मिड ऑफ द पैसेज मिलने की संभावना होगी। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सपोर्टिंग आइडिया क्वेश्चन। बॉस यही आइडिया क्वेश्चन जो है ना, सपोर्टिंग मतलब मेन एविडेंस को सपोर्ट करने वाले जो एविडेंसेस होते हैं, यही आपके क्वेश्चंस होंगे। सो दीस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स प्रोवाइडिंग इन द पैसेज। मैंने क्या बताया कि मेन आइडिया मैंने दे दिया कि आइडिया क्या है भाई, मेन आइडिया है कि आपको लिखा हुआ था कि मैक्सिको में वाटर शॉर्टेज है। तो अब ये क्या है, तो उसको करने के लिए क्या क्या किया जा रहा था, तो आपने नीचे में देखा कि 20 मिलियंस ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो उसको कंज्यूम करती है, कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है, ये सारे सपोर्ट कर रहे थे कि मैक्सिको में वाटर शॉर्टेज है। तो इसी को आपको एग्जांपल्स के थ्रू अगर जो बताता है, तो एग्जांपल्स आपके क्या होते हैं, सपोर्टिंग आइडिया होते हैं, एक आइडिया को दूसरा सपोर्ट करने वाला होता है। तो दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स प्रोवाइडेड इन द पैसेज and therefore need more a detailed understanding of the passage. Typically the questions are as follows. कैसे होंगे, you look over here. So according to the passage the author believes in which of the following theories। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, according to the passage the current trends of the economy can be characterized as। ये टाइप्स पूछ सकते हैं, which government initiative is most fruitful। मतलब ये एग्जाम्पल पूछ रहा है, मेन आइडिया के बाद एग्जाम्पल्स ही आते हैं। मेन आइडिया का क्वेश्चन आपको एकदम जनरली पूछेगा जो सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड होते हैं, और सपोर्टिंग आइडिया वाले भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जहां मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया बिल्कुल होंगे। सपोर्टिंग आइडिया मतलब एविडेंसेस, एग्जांपल्स, वो पूछने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर बिलीव्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, तो उसमें थ्योरीज दिया रहेगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द करंट ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज, करंट ट्रेंड के बारे में जो एग्जांपल्स दिए गए होंगे वो पूछेगा। व्हिच गवर्नमेंट इनिशिएट, किस गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, इज मोस्ट फ्रूटफुल सिंस लास्ट 5 years ऑफ द, जितने भी प्लान्स है उसके बारे में पूछ दिया जाएगा। सो आंसर टू सच क्वेश्चंस आर ऑलवेज द स्टेटमेंट्स इन द पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कीवर्ड्स एग्जांपल्स को जानने के लिए फ्रॉम द क्वेश्चंस एंड रीड द पैसेज अराउंड दीज कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चंस आस्क फॉर द करंट ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी, सो लुक फॉर दीज वर्ड्स इन द पैसेज। आप पैसेज के लिए देखो, उसमें देखो कि करंट ट्रेंड्स कहां पे दिया हुआ है। यूजुअली यू विल बी एबल टू फाइंड द स्टेटमेंट्स व्हिच सेज द सेम थिंग्स as that of the choices and the answer will be directly, एकदम वहां से डायरेक्टली आपको आंसर्स मिल सकते हैं, नो इश्यू अबाउट दैट वन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस में। लॉजिकल क्वेश्चंस क्या है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो काइंडली आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका फिर से आपको वीडियोस या फिर कोई भी
पर्टिकुलर एक चीजों पे अगर वीडियोस बनाना होगा, जैसे कि लॉजिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, तो डेफिनेटली आई जस्ट अपलोड द वीडियोस रिलेटेड टू दैट. So logical questions, here you will determine the role of a specific component in the context of entire passage. Logical question क्या है? You have to apply the logic over there, right? Simple सा logical question. होते कैसे हैं? Why author refers to the supply chain theory mentioned in the second paragraph. तो it would be mentioned over there कि कहाँ पे हमको खोजना है. और why question जो है ना, why logic, apply the logic. Why ये क्वेश्चन भाई ध्यान में रखना, जहां why आता है, why क्वेश्चन मार्क मतलब कि लॉजिकल, यू हैव टू वाई ऑथर रेफर्स, ठीक है, वहां पे आपको एकदम लॉजिक ही लगाना है, दैट्स इट. नेक्स्ट, टोन, बहुत इंपॉर्टेंट भाई. टोन तो आपको हर एक क्वेश्चंस में पूछ ही देता है, ये कैट का फेवरेट क्वेश्चन है, राइट. तो आप भी जानते हैं कि टोन क्या होता है. टोन के बारे में एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी भी मैं कह रहा हूं कि टोन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियोस बनाने वाला हूं जनता के डिमांड पर. तो मैं डेफिनेटली इसको जल्द से जल्द पोस्ट करने की कोशिश करूंगा. तो टोन बहुत सारे हो सकते हैं. ये टोन क्या है, ऑथर राइटर किस तरीके से उसको उस टॉपिक को, वो सेंट्रल आइडिया को डील कर रहा है, कौन कौन से बेसिकली वहां पे कौन से एडजेक्टिव्स यूज करता है, इसको आप देखिए, राइट. सैड टाइप एडजेक्टिव यूज कर रहा है, या हैप्पी टाइप यूज कर रहा है, या मॉर्न है, या फिर डिस्क्राइब वे में है, या फिर मॉकरी काइंड में है. तो ये सारे आपके उस ऑथर के वर्ड से, एडजेक्टिव से, जो उस पर्टिकुलर नाउन्स के लिए वहां पे यूज कर रहा है, टॉपिक के लिए वो यूज कर रहा है, या किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव है. तो ये सारे अलग अलग टोन है. मैं टोन का टॉपिक दूंगा, ये फाइनल हो जाएगा, आपको टोन भी समझ में आ जाएगा, और फिर आप जाकर के पैसेज को अटेम्प्ट करोगे तो वो एक डिफरेंट अप्रोच होगा आपके अटेम्प्ट करने का. इन सारे वीडियोस को आप देखो, 1 2 3, फोर्थ भी वीडियो डालूंगा, फिफ्थ भी, 5 वीडियोस होंगे इस पे. आप सभी को एक बार 1 by 1 करके देखोगे, passage would be easy for you to solve that, right? So these questions will ask you to draw a conclusion about the author's view. Author's view. What is this? Author's view, right? Based on the language used in the passage. For example, what is the author's views? ये क्या पूछ रहा है? Tone, right? Which of the following best describes? क्या पूछ रहा है? Tone. So reading comprehension questions are not at all like quantitative questions in which the correctness of the best responses can be approved with the help of the mathematics formula. मैं बता देता हूं कि मैथमेटिक्स की तरह नहीं है. ये सारे चीज आपके अलग तरीके से हैं, आपको इसमें अप्लाइंग इंफॉर्मेशन है, टोन है, क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज आपको इसमें दिए गए हैं. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको इस चीजों को 1 by 1 करके देखना होगा, समझना होगा. देन आफ्टर जो भी चीज आपको प्रॉब्लम लगती है, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है. आपको लगता है कि इसमें और वीडियोस होने चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए, सो दैट आई जस्ट पोस्ट एंड आई जस्ट अपलोड न्यू वीडियोस, राइट. तो यहां तक टोन तक मैंने आप लोगों को बताया है कि स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए. इस चीजों को पॉज कर करके आप लोग एक एक करके देखने की कोशिश करो और समझो, और पैसेज को आराम से डील करो, राइट. एंड अभी मैं आप लोगों को एक वीडियोस और 2 वीडियोस और मैं डालूंगा, जो कि टोन से होगा, सेंट्रल आइडिया से होगा, और आपके होगा टाइटल से, कि किस तरीके से हम लोग इस चीजों को ढूंढते हैं. आप पूरा टोन में बताने की कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके टाइप्स के टोन है और क्या क्या उसका मीनिंग होता है, ये सारी चीज बताऊंगा, और किस तरीके से पैसेज को डील करते हैं. जो लास्ट मेरा पैसेज होगा वो सैंपल पेपर से होगा. माय डियर, सैंपल पेपर में इन सारे जितने भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, उसको अप्लाई करने के लिए का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और फिर आपके लिए पैसेज एक आसान होगा, राइट. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में. देखते रहिए हमारे इस चैनल की जितने भी वीडियोस हैं, और ट्राई टू जस्ट इसको आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर भी कुछ कर दो, लाइक्स भी कर दो, और कमेंट तो जरूरी करो, क्योंकि कमेंट के बिना वीडियो अपलोड करने का मजा ही नहीं आता है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.